आइए आज बीटीसी की मैथ देखेंगे। एक्सरसाइज 5 इसमें एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताया गया है। उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को आज हम करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मासा हमारा क्या होता है। मासा जो है, मासा इसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक अंग्रेजी में इसे एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मासा हमारा जो होता है महत्तम समापवर्तक होता है, इसको अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा को हम देखेंगे तो परिभाषा में क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए व्यंजकों, दिए हुए व्यंजकों को पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे मासा होती है। मासा ठीक, जैसे कोई व्यंजक दिया गया है और उसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उसे पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, ये शब्द आप ध्यान दीजिए, कर। यानी कि जैसे अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, नंबर है 27 और 30 और इसका आपको ज्ञात करना है क्या, मासा। 27 और 30 का मासा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 27 का अगर हम फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 27 का हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। और अगर 30 का हम करेंगे तो 30 का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका जो मासा आएगा हमारा, मासा जो हमारा इसका आएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसका जो मासा आएगा वो 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए व्यंजकों को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब ये जो 3 हमारा मासा आया है, ये 3 से क्या 27 पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा। 3 से अगर हम 27 को विभाजित करेंगे, 3 9 या 27 और ये करेंगे, इस प्रकार से अगर हम 3 से 30 को विभाजित करेंगे तो 3 10 या 30, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 3 हो जाएगी, जिससे जो है 27 और 30 पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा मासा। एचसीएफ की एक परिभाषा और आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि दिए हुए व्यंजकों का उभयनिष्ठ ब्रैकेट में जो कॉमन होता है सब में, गुणनखंड ही उसका एचसीएफ होता है, ठीक है ना। दिए हुए व्यंजकों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ही उसका एचसीएफ होता है। जैसे अभी आपने देखा था 27 और 30 के बीच में इन दोनों में क्या कॉमन था, तो 3 कॉमन था दोनों में, यही इसका क्या हो गया था, एचसीएफ हो गया।
एचसीएफ के बाद में एलसीएम देखते हैं, जिसको वर्तक, इसी को इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर हम देते हैं तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए व्यंजकों द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये आपने एचसीएफ में देखा था, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती थी, यहाँ छोटी से छोटी संख्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए व्यंजकों को पूर्णतः विभाजित करती है, और ये व्यंजकों द्वारा पूर्णतः विभाजित हो रही है, व्यंजकों से ये विभाजित हो रही है। जैसे अगर आपको कोई नंबर दिया गया है 27 और 30 दिया गया है, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे, 27 का जो फैक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, और 30 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हमारा 3 × 2 × 5 हो जाएगा, इस प्रकार से। और जब इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कि जो 3 कट रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है, इसको एक बार, जो नहीं कॉमन हो रहा है उसको भी एक बार, 3 × 3 × 2 × 5, इस प्रकार से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 10 जा 270। तो इसका जो एलसीएम आया है 270 आया है। क्या 270 जो है वो 27 से पूर्णतः डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 27 से दिए हुए व्यंजक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, व्यंजक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, तो व्यंजक द्वारा इसको अगर हम विभाजित करेंगे, यहाँ 10 बार जाएगा, यहाँ 270 और ये कट जाएगा। अगर हम इससे जो है 30 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 270 को, तो 3 9 जा 27 और ये भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि दिए हुए व्यंजकों द्वारा ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, वह नंबर क्या होता है हमारा एलसीएम। ठीक, आपने परिभाषा देखी इसकी, आइए आगे देखते हैं। देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का कुछ सूत्र होता है। अगर सूत्र आपको पता रहेगा तो ज्ञात करने में आपको बड़ी ही आसानी होगी। तो वो सूत्र आप देखिए, जैसे दिया होगा कुछ सूत्र होगा a² - kb²। इसका क्या हो जाएगा, a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा इस प्रकार से। एक सूत्र हो जाएगा a³ - b³, यहाँ हो जाएगा a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a²। इस प्रकार से ये हो जाएगा। दूसरा सूत्र हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा a² - a। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 में क्या हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b, और यहाँ हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, एक सूत्र और है a³ - b³ abc, ये बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा a² माइनस ab माइनस bc माइनस c, इस प्रकार से हो जाएगा। और एक सूत्र और क्या हो जाएगा, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a³ धन b³ धन c³ बराबर 3abc के होगा।
ये कुछ सूत्र हैं आपको जो एचसीएफ और यूटीएम ज्ञात करने में आपकी मदद करेंगे, आप इनको नोट कीजिए। बनाएंगे आप अपवर्तक, परिभाषा बनाएंगे इसकी कि कोई संख्या जिस संख्या से पूर्णतः या ब्रैकेट में कर देंगे पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह उस संख्या की अपवर्तक होती है। वह उस संख्या की अपवर्तक होती है। जैसे आप देखेंगे 2 का अपवर्तक कौन सा हो जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएगा। 2 को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तभी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तभी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 9 का देखते हैं तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं एक बात की इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे नंबर 1 पॉइंट पे आप करेंगे क्या कि सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। देख रहे हैं एक सम्मेलन है तो एक सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। एक पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी पॉइंट में इसके करेंगे क्या कि वह संख्या दी हुई संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। दी हुई संख्या स्वयं का अपवर्तक, जैसे 2 का अपवर्तक 2 था, 9 का अपवर्तक 9 था, 9 से भी वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दी हुई संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। नंबर 3 पॉइंट इसमें हम क्या करें, किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। और नंबर 4 पॉइंट में हम कर देंगे क्या कि कोई भी अपवर्तक दी हुई संख्या के या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे 2 का अपवर्तक या तो 2 के बराबर है या फिर 2 से छोटा है। 9 का अपवर्तक या तो 9 के बराबर है या 9 से छोटा है। और किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे इसका जो अपवर्तक है किसी भी संख्या से वो पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 2 का अपवर्तक जो 2 आया है ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। 1 का अपवर्तक 1 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से आपने अपवर्तक देखा। एक बात आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो अपवर्तक होता है उसे ही हम क्या कह सकते हैं, गुणनखंड कह सकते हैं। अपवर्तक और गुणनखंड दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है ना। अपवर्तक और गुणनखंड दोनों सेम ही होते हैं। जैसे अगर 9 का हम अपवर्तक पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, 1 है, 3 है और 9 है। अगर 9 का हम गुणनखंड करेंगे तब भी वही आएगा हमारा, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। ये क्या हो सकते हैं, 9 के गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ अपवर्तक पूछता है तो आप क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ अपवर्तक। देखिए उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, जो दोनों में
कॉमन हो जाए। और अपवर्तक के गुणनखंड तो आप जानते हैं, जो उसका जो है फैक्टर होता है, जो उसके जो है अपवर्तक होते हैं वही उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इसकी परिभाषा क्या देंगे कि वह संख्या जो दिए गए व्यंजकों में वह संख्या जो दिए गए व्यंजकों में के गुणनखंडों या अपवर्तकों में समान हो उसे ही हम उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ अपवर्तक कहेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर कोई नंबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, x² - 4 दिया गया है एक नंबर, और दूसरा नंबर हमें दिया गया है x², दूसरा नंबर हमें दिया गया है x³ - 8। इस प्रकार से हमें दो नंबर दिए गए हैं और इनसे पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए या इनके उभयनिष्ठ अपवर्तक बताइए। तब आप क्या करेंगे, देखिए x² - 4 अभी आपने सूत्र पढ़े थे a² - b², उसी सूत्र से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर, यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2 और दूसरे में हो जाएगा x। अगर यहाँ पे हम देखेंगे a³ - b³ के सूत्र से, यहाँ पे हो जाएगा x³ - 2 का क्यूब, और यहाँ एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2, दूसरे में हो जाएगा x² + 4 - 2। ठीक है, इस प्रकार से हो गया हमारा। अब हम देखेंगे तो इसमें उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड ये और ये दोनों में x - 2 है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x - 2। ये क्या है, उभयनिष्ठ और कॉमन गुणनखंड है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ अपवर्तक है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं, ये आपका पॉइंट समाप्त हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक टॉपिक और बचा है कि क्या अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो कैसे हम करेंगे उनका। अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इसका एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इनमें से कोई एक चीज दिया हो, जैसे चाहे ये दोनों संख्याएं दी गई हो और एचसीएफ दिया गया हो, या दोनों संख्याएं और एलसीएम दिया गया हो, सिर्फ तीन ही चीज दी जाए। ये संख्या है, संख्या 1, संख्या 2, एचसीएफ और इन्हीं तीनों में, इसमें से सिर्फ तीन चीज ही दी जाएगी, चाहे ये हो, या ये हो, या ये फिर और ये फिर हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बस अब आपको चौथी संख्या ज्ञात करनी रहेगी, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, या तो आपको संख्या ज्ञात करने को पूछेगा या फिर एलसीएम या एचसीएफ। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ इस प्रकार से होगा। आइए क्वेश्चन पे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है कि यदि क्वेश्चन हमारा, यदि एक संख्या यदि 2 और 3 का
HCF एक है तो LCM बताओ। इस प्रकार से पूछेगा, ये 2 और 3 का HCF एक है तो LCM बताओ। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या है 2, दूसरी संख्या क्या है 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, HCF इसका कितना है 1 है, गुणे क्या हो जाएगा LCM। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणे 3 करने पे क्या हो जाएगा 6/1 बराबर किसके हो जाएगा LCM की हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, LCM बराबर 6। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यदि दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका गुणनफल 60 है, तो दो संख्याओं का मासा 15 है और उनका गुणनफल 60 है, तो LCM बताओ। इस प्रकार से कहना है, ठीक है ना। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको दे दिया डायरेक्ट, तो यहाँ हम कर देंगे क्या 60 बराबर इनका जो है मासा दिया गया है, मासा कितना दिया गया है 15 दिया गया है, गुणे क्या कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 60/15 और ये बराबर किसके हो जाएगा LCM के हो जाएगा। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा LCM कितना आ गया 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं और आप देखेंगे। तो ये आपका आज एक चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर 5 था ये SCF और LCM, जिसमें विवर्तन समावर्तक महत्तम समावर्तक अपवर्तक तथा जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे इनका गुणनखंड करना, इनका फैक्टर करना आपको बताया गया। शायद उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 6। तब तक आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके।